नेक्स्ट वी विल स्टडी इम्पैक्ट पैरामीटर। ठीक है, इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है? एक तो हमने क्या देखा कि बिल्कुल सेंट्रल लाइन, एटम की सेंट्रल लाइन से जाएगा, वो वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। बट कुछ एक जो हमारे अल्फा पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़ी दूर से जाएंगे। हमने क्या देखे, अगर वो दूर से जाएंगे, ऑलमोस्ट पेरिफेरी पे जाएंगे, तो यहाँ इतना बड़ा आपका एटम है, ठीक है, ये आपका बीच में न्यूक्लियस है, जो सीधा न्यूक्लियस पे हिट करेगा सेंटर में वो तो वापस चला जाएगा। जो पेरिफेरी यानी उसकी बाउंड्री पे हिट करेगा वो क्या हो जाएगा, बाउंड्री से जाने से पहले ही यहाँ से थोड़ा सा फोर्स ऑफ उसका अट्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका टिल्ट हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, ये अपनी ट्रेजेक्ट्री, अपना पाथ चेंज कर लेगा। कितने पे, किसी एंगल थीटा पे चेंज करेगा। ठीक है, वैसे इसको जाना तो स्ट्रेट चाहिए था, बट ये चला ऐसे गया। अगर हम इस लाइन को स्ट्रेट आगे बढ़ा दें, ठीक है, और सेंटर से अब ऊपर का डिस्टेंस हम देखें, ठीक है, ये तो इन्होंने बिल्कुल न्यूक्लियस पे दिखा दिया, बट ऐसा नहीं होता। ये सपोज करो कि अगर ये यहाँ पे आ रही है लाइन हमारी, ठीक है, और ये ऐसे जा रही है, तो दैट मीन्स अगर हम इस लाइन को सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड करेंगे तो ये कुछ डिस्टेंस होगा आपका। ठीक है, तो ये डिस्टेंस क्या कहेगा आपका, इम्पैक्ट पैरामीटर। इस डिस्टेंस को हम क्या नाम देते हैं, यहाँ से इम्पैक्ट पैरामीटर नाम देते हैं। ठीक है, ये हम डायग्राम जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, जो स्ट्रेट आएगी लाइन, ठीक है, वो तो 180 पे वापस चली जाएगी। उसके बाद जो जैसे जैसे पॉजिटिव एटम से थोड़ा थोड़ा दूर होते जाएंगे, ये क्या है, हमारा टारगेट है। ठीक है, अगर जैसे जैसे टारगेट से दूर होते जाएंगे तो पहले तो मोर देन 90 हो जाएगा, क्योंकि अभी यहाँ पे क्या है आपका, सपोज ये दो मैग्नेट्स हैं, मैग्नेट का इफेक्ट ज़्यादा है। जैसे जैसे मैग्नेट से दूर होते जाओगे इफेक्ट कम होता जाएगा, यानी डिफ्लेक्शन कम होती जाएगी। ठीक है, यानी स्ट्रेट जाना शुरू कर देगा। अब डिफ्लेक्शन, अब थर्ड नंबर पे गए और डिफ्लेक्शन कम हुई, कुछ ऐसे गया। फोर्थ गए, हम और दूर हो गए, इससे और दूर हो गए तो डिफ्लेक्शन कम होती गई। जब उससे बहुत दूर हो गए तो ऑलमोस्ट स्ट्रेट चला जाएगा बिना किसी डिफ्लेक्शन के, मतलब अब यहाँ इसका इफेक्ट नहीं रहेगा। ठीक है, तो जो पहली डिफ्लेक्शन हो जाएगी, जब यहाँ से हमारी पहली हो जाएगी, ठीक है, जो बहुत दूर हो गई हमारी यहाँ से, तो इस केस में जो हमारा हम ये लेंगे, जो साइज होगा इसका, ठीक है, जो डिस्टेंस होगा, उसको क्या कहेंगे हम, इम्पैक्ट पैरामीटर कहेंगे। और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, बी से डिनोट करते हैं। तो इम्पैक्ट पैरामीटर की डेफिनेशन क्या हो गई, वैसे डेफिनेशन यहाँ भी लिखी है, सिंपल डेफिनेशन लिखी है, इट इज़ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्योंकि हम परपेंडिकुलर ले रहे हैं, क्योंकि ये देखो टिल्ट तो यहाँ से हो गया, पाथ तो इसने यहीं से चेंज कर लिया, बट हम सीधा जैसे आ रहा था इसको एक्सटेंड किया। ठीक है, सेंटर से लेके परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर करेंगे हम इसका, किस किस के बीच में, डायरेक्शन ऑफ अप्रोचिंग अल्फा, एक तो ये जो अल्फा पार्टिकल अप्रोच कर रहा है इसकी डायरेक्शन के बीच में, और आपने न्यूक्लियस के सेंटर से जो लाइन ड्रॉ करी। ठीक है, यानी अल्फा जो अप्रोच कर रहा है और न्यूक्लियस का जो आपका न्यूक्लियस है, वहाँ से जब आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करेंगे न्यूक्लियस से उस अल्फा पार्टिकल के ऊपर, तो वो आपको क्या देगा, इम्पैक्ट पैरामीटर। और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, बी से डिनोट करते हैं। इसमें हमने क्या देखा कि हमारा अल्फा पार्टिकल कितनी स्पीड से आ रहा है, 1.63 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रहा है। ठीक है, किसकी तरफ, जो हमारा गोल्ड फॉइल का न्यूक्लियस था उसकी तरफ। तो अलग अलग डिफ्लेक्शंस होंगी, अलग अलग पाथ्स हैं। ठीक है, अलग अलग पाथ्स के क्या क्या इम्पैक्ट पैरामीटर होंगे हमारे। ठीक है, ये कुछ हमने वैल्यूज़ को लिखा है। अगर बी 0 हो जाएगा यानी इम्पैक्ट पैरामीटर 0 हो जाएगा। ये हमने बी की डायरेक्शन ली, 0 होने का मतलब क्या है, स्ट्रेट आया पार्टिकल और 180 पे वापस चला गया। उस केस में हमारा बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इसका कोई प्रूफ मतलब डेरिवेशन है, थ्योरेटिकली किया हुआ है, बट हमें सिर्फ ये वैल्यू लर्न रखनी है बी की, दैट इज़ 1.4πε0 ZE² कोट θ/2। थीटा क्या है, एंगल बन रहा है। ठीक है, किस किस के बीच में, सपोज ये आपका क्या था, हमारे पास एटम था। ठीक है, इसके बीच में ये न्यूक्लियस था, ये अल्फा पार्टिकल आया और ये ऐसे मुड़ गया, जाना इसको स्ट्रेट चाहिए था और ये मुड़ गया। तो यानी अब इसके बीच में हम जो स्टार्टिंग से अब तक पढ़ते आ रहे हैं, ये जो एंगल बनेगा ये क्या है, थीटा एंगल है, और इसको कोट के साथ लिखना है हमने। ठीक है, तो बी की वैल्यू क्या होगी, 1.4πε0 ZE² कोट θ/2 ओवर में ई क्या है, काइनेटिक एनर्जी, और उसकी वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 12 mv²। ठीक है, तो आर नोट तो क्या थी आपकी, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, या फिर आप उसको साइज ऑफ न्यूक्लियस भी कह सकते हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, तो उसमें जो हमारी वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी हमारे पास, आप देखो इसको मैच करके देखो तो हमारे पास ऑलमोस्ट सेम आ रही है, बस थोड़े बहुत चेंजेस हैं। ठीक है, उसमें कोट फालतू था। ठीक है, और इसमें क्या है, 2 फालतू है। ZE² सेम है, 4πε0 सेम है, 12 mv² सेम है। ठीक है, और इस केस में हमारे पास क्या है,
यहाँ से ZE² सेम है, 4πε0 सेम है, E सेम है, यानी हाफ mv², सिर्फ उसमें 2 था और इसमें क्या है cot θ/2। तो आप इन दोनों की वैल्यूज़ को ऐसे भी याद रख सकते हो। एक तो क्या है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच या साइज ऑफ न्यूक्लियस, दूसरा क्या है हमारा इम्पैक्ट पैरामीटर। ठीक है, नेक्स्ट अब फाइनल रदरफोर्ड ने क्या किया, फाइनल थ्योरी में क्या क्या बताया, हम उसको स्टडी करेंगे, उसको पढ़ते हैं। ठीक है, रदरफोर्ड ने क्या बताया, एक तो हमारा जो न्यूक्लियस है, ठीक है, वो क्या होता है, एक हमारे एटम के बीच में एक टाइनी कोर होता है, ठीक है, जिसके अंदर उस एटम का सारा मास उस सेंटर में ही एक्यूमुलेट होता है, और जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वो भी सेंटर में होता है। तो उसको हम क्या नाम दे देते हैं, न्यूक्लियस नाम दे देते हैं। सेकंड, जो न्यूक्लियस है वो उसका साइज़ कितना होता है, 10⁻⁻15 मीटर, पर जो आपका एटम है उसका साइज़ कितना होता है, अप्रॉक्सीमेट 10⁻⁻10 मीटर। तो आप देख सकते हो कि न्यूक्लियस कितना छोटा हुआ। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने क्या बताया कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल कब होगा, जब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज भी होगा साथ साथ। तो उन्होंने क्या बताया कि पॉजिटिव सेंटर में तो पॉजिटिव चार्ज होता है, ये आपका एटम है, इसके सेंटर में तो पॉजिटिव चार्ज हो गया, बट इसके सराउंडिंग्स में क्या होता है, हमारा सारा नेगेटिव चार्ज होता है, क्लाउड्स की तरह प्रेजेंट होता है। ठीक है, जैसे हम रहते हैं अर्थ पे और हमारे आसपास सारे ऊपर स्काई में क्लाउड्स होते हैं, तो उन्होंने क्लाउड से कंपेयर किया था उसे। नेक्स्ट क्या बताया था कि बहुत सारे ऑर्बिट्स होते हैं हमारे इसमें। ठीक है, ऑर्बिट्स का मतलब क्या हुआ, आप इसको सोलर प्लैनेट आपको पता है सेंटर में क्या होता है, सन होता है, और उसके सारे सराउंडिंग्स में क्या होते हैं, हमारे पास प्लैनेट्स होते हैं। ठीक है, ऐसे ही उन्होंने बताया कि अलग अलग ऑर्बिट्स होते हैं और उनमें हमारे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो ये सारी की सारी थ्योरी किसने दी थी, रदरफोर्ड ने दी थी। ठीक है, नेक्स्ट बताया उन्होंने इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट। ठीक है, उसकी ऑर्बिट के बारे में बात किया था उन्होंने। तो नेक्स्ट क्या है हमारी, यानी हम क्या निकालेंगे यहाँ से, अब टोटल एनर्जी निकालेंगे। ठीक है, हम इसमें हमने क्या देखा कि एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, अगर वो उसके सराउंडिंग्स में रिवॉल्व कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है उसके ऊपर। ठीक है, रिवॉल्व करने के लिए, और सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है। अब आप देख रहे हो कि ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और नेगेटिव चार्ज, ये अट्रैक्ट तो नहीं कर रहे हैं ना, जैसे अर्थ सन और अर्थ, क्या अर्थ सन की तरफ आ रही है, नीचे गिर रही है, ग्रेविटेशनल नहीं ना, वो क्या है, रिवॉल्व भी कर रही है और अपने ऑर्बिट में घूम रही है, अपना ऑर्बिट चेंज नहीं करती, जिस ऑर्बिट पे जाती है, यानी 24 घंटे बाद ही हर बार रात होती है। ठीक है, 24 घंटे बाद ही हर बार रात होती है का क्या मतलब हुआ कि सेम ऑर्बिट पे घूम रही है। वो क्यों घूम रही है, किसकी वजह से, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, यानी जो बीच में पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, ये क्या कर रहा है, इक्वलेंट हो गया है। ठीक है, इसकी वजह से क्या है, वो नीचे नहीं आती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से वो उसी ऑर्बिट में ही घूमती है। ठीक है, और उसको घुमाता कौन है, रिवॉल्व कौन कराता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इसीलिए ये दोनों इक्वल हो गई यहाँ से। ठीक है, कि तभी वो नीचे नहीं आ रहा और तभी वो रिवॉल्व कर रहा है अपने ही ऑर्बिट में। ठीक है, तो ये जब इन दोनों फोर्सेस को इक्वल रखेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स आपने छोटी क्लासेस में पढ़ी होंगी, उसका फॉर्मूला क्या होता है, mv²/r, ये लिख दी हमने। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपको पता है 1/4πε0 q1 q2/r²। यहाँ पे q1 q2 क्या है, आपके दोनों ई चार्जेस हैं। ठीक है, बाय r², जो उनके बीच में डिस्टेंस है ये r। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, r की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, r की वैल्यू कितनी आ गई, e²/4πε0 mv² आ गया यहाँ से। ठीक है, अब हमने क्या निकालना है, अब आपको पता है 1/2 mv² कितना होता है, एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। तो इसका मतलब क्या हो गया, जब इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे इस इक्वेशन को, ठीक है, ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, तो 1/2 mv² तो क्या हो गई, आपकी काइनेटिक एनर्जी हो गई। तो इसकी जगह आप इसको क्या लिख सकते हो, काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हो। और जो 2 से मल्टीप्लाई किया था वो 4 × 2 कितना हो गया, 8 हो गया। तो r की वैल्यू क्या आ गई, e²/8πε0 k। ठीक है, हमारे पास r की वैल्यू कितनी आई थी, e²/8πε0 k आई थी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उस टाइम k यहाँ था और r यहाँ था, k को यहाँ ले गए, r को यहाँ ले आए, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गई, काइनेटिक एनर्जी आ गई इसकी। ठीक है, अब हम पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ से हमने देखा था Q × V होता है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच में। ठीक है, Q कितना है, यहाँ पे E है, और पोटेंशियल कितना है 1/4πε0 q/r, और Q यहाँ पे क्या लिया हमने, -e लिया। नेगेटिव साइन क्यों लिया, क्योंकि जो हमारा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पॉजिटिव से बाउंड है। ठीक है, कहीं ना कहीं वो उससे बाउंड हो रहे हैं, तो जब हम देखते हैं बाउंड होते हैं तो हम क्या लेते हैं, नेगेटिव साइन लेते हैं यहाँ पे।
ठीक है। तो यहाँ से टोटल एनर्जी हमारे पास क्या आ गई, काइनेटिक एनर्जी निकाल ली, पोटेंशियल एनर्जी निकाल ली। जब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, फाइनल टोटल एनर्जी आ जाएगी। तो टोटल एनर्जी कितनी थी उसकी, -E²/8πε0r। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये आगे न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे हम, एटॉमिक स्पेक्ट्रा पढ़ेंगे। एटॉमिक स्पेक्ट्रा किसने दिया था, ये हमारा रदरफोर्ड ने दिया था। ठीक है। एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या होता है, हमारे पास क्या है, एक एटॉमिक गैस है या वेपर्स हैं, किस पे है, लो प्रेशर पे। कोई भी गैस और वेपर्स लो प्रेशर पे है, जब उसके अंदर से हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, किसी चीज़ में से भी करंट पास करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, अपनी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट पे जाते हैं। ठीक है। ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट पे जाते हैं, तो दैट मीन्स अब जैसे ही ग्राउंड स्टेट पे एनर्जी से एक्साइटेड स्टेट पे जाएंगे हमारे, तो क्या हो जाएगा, हमारे रेडिएट करेंगे, कुछ ना कुछ एमिट करेंगे ना एनर्जी, कुछ रेडिएट करेंगे। तो वो किसकी फॉर्म में रेडिएट करते हैं, यहाँ पे हमारी लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम की फॉर्म में रेडिएट करते हैं। ठीक है। ये जो हमारा स्पेक्ट्रम बनता है, और सबकी कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ भी होती है। ठीक है। तो अब ये इन्होंने क्या किया, एमिट किया, रेडिएशंस एमिट की, जिसकी वेवलेंथ क्या है, बहुत ही स्पेसिफिक है। इसकी वजह से, इस रेडिएशन की वजह से जो हमारा स्पेक्ट्रम बनेगा उसको क्या कहेंगे हम, लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम कहेंगे। इस लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम में क्या होता है, आपका बैकग्राउंड डार्क होगा और जो लाइन्स बनेंगी वो लाइट होंगी। ठीक है। अब कुछ वेवलेंथ उसमें एब्जॉर्ब भी हो गई, सारी की सारी वेवलेंथ तो शो नहीं होंगी ना। ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, जब इसमें से अब वाइट लाइट पास कर देंगे। ठीक है। अगर इसके अंदर से करंट तो जा ही रहा है, अगर इसके अंदर से वाइट लाइट पास कर देते हैं हम, तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि हमारा बैकग्राउंड, पहले बैकग्राउंड डार्क था, अब बैकग्राउंड क्या हो गया, ब्राइट तो बैकग्राउंड हो गया। ठीक है। जो लाइंस थी वो क्या हो गई, डार्क हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारी मिसिंग वेवलेंथ्स थी वो भी दिखने लग गई हमें यहाँ से। ठीक है। या फिर वेवलेंथ जो एब्जॉर्ब हो गई थी वो दिखने लग गई। अब ये जो हमारे पास लाइंस थी, अब उनको क्या कहेंगे, लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है। एमिट करी जो लाइंस, उसको तो कहेंगे लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम, बट जो एब्जॉर्ब करी उसको क्या कहेंगे, लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है। अब हमने क्या देखा कि जो हमारी मिसिंग वेवलेंथ्स थी वो किसके सेम थी, जो हमारी एमिशन स्पेक्ट्रम में थी, यानी दोनों क्या थी, ऑलमोस्ट सेम सी ही थी। ठीक है। यानी अब हर गैस होगी लो प्रेशर पे, उसके अंदर से इलेक्ट्रिक पास करोगे तो लाइन स्पेक्ट्रम कुछ अलग बनेगा, क्योंकि हर गैस की अपनी कुछ करेक्टरिस्टिक्स होंगी, कुछ अपनी करेक्टरिस्टिक्स शो करेगा, चाहे एमिशन के लिए करे चाहे एब्जॉर्प्शन के लिए करे। ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट योर एटॉमिक स्पेक्ट्रम।